अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के चैप्टर के जो रिमेनिंग डिसऑर्डर हैं, हम आज वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम पैनिक डिसऑर्डर को देखेंगे। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है और इसका क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। डीएसएम के अकॉर्डिंग पैनिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स जो है ना, हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखने होते हैं। क्राइटेरिया ए में बताया गया है रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स, यानी कि इंडिविजुअल को बार बार और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आएंगे। पैनिक अटैक्स इज एन अब्रुप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस फेयर और इंटेंस discomfort that reaches a peak within minutes, यानी कि से इंडिविजुअल को फेयर होगा या डिस्कम्फर्ट होगा बहुत ज्यादा लेवल का, तो वो फौरन से ही विद इन अ मिनट वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब विद इन अ मिनट जो है ना, इंडिविजुअल में ये जो नीचे सिम्टम्स दिए गए हैं ये आना शुरू हो जाएंगे। तो इन्होंने जो नीचे 13 सिम्टम्स दिए हैं, ये कहा है कि इनमें से कोई से चार या चार से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होना जरूरी है हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए फुलफिल करने के लिए। ठीक है। नंबर 1 पे बताया गया है पाल्पिटेशंस, पौंडिंग हार्ट, एक्सेलरेटेड हार्ट रेट, यानी कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाना या दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़कना। स्वीटिंग है, पसीना आना, ट्रैम्बलिंग या शेकिंग, इनके बॉडी जो है ना कपकपाहट होना बॉडी में। सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और समथिंग और स्मूथरिंग, यानी कि ब्रीथ जो है ना, सांस उखड़ना या सांस मुश्किल से आना, तो उसे हम कहते हैं सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फीलिंग ऑफ चोकिंग, चोकिंग का मतलब होता है कि आपको जो है ना बहुत ही ज्यादा ब्लड वियन होना और आपकी बॉडी लड़खड़ाना, जैसे गिरते चलते हुए जो है ना आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही है और आप इधर उधर गिर रहे हैं, इसे हम कहते हैं चोकिंग। chest pain, discomfort, nausea, abdominal distress, feeling dizzy, unsteady, lightheaded or faint, chills और heat sensation, यानी कि आपकी पूरी बॉडी से हीट निकलना शुरू हो जाना। नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन है कि बॉडी जो है ना सुन हो जाना जिस्म का। डीरियलाइजेशन है, फीलिंग ऑफ अनरियलिटी, यानी कि रियलिटी के साथ जो है ना आपका कांटेक्ट खत्म हो जाना। और डीपर्सनलाइजेशन का क्या मतलब है कि खुद से आप डिटैच हो जाओ, कि आपको जो है ना खुद के बारे में आप सारी चीजें जो है ना वो भूल जाओ, या खुद का आपको पता ही ना चले कि आप कौन है। इस तरह की मेमोरी लॉस इश्यूज, ये डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में भी होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। नंबर 12 पे है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और गोइंग क्रेजी, फियर ऑफ डाइंग। अब ये टोटल 13 सिम्टम्स जो दिए गए हैं, इनमें से कोई से चार सिम्टम्स होंगे और क्राइटेरिया ए में जो बताया गया है कि बार बार और अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स होंगे और फियर और डिस्कम्फर्ट की वजह से पर्सन जो है ना फौरन से विद इन अ मिनट्स उसमें ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कल्चर स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसा कि टेनिटस है, और नेक सोरिनेस है, हेडेक है, अनकंट्रोलेबल स्क्रीमिंग है, क्राइंग है। तो ये सिम्टम्स भी शो होंगे, लेकिन हम इन सिम्टम्स को इन इन 4 सिम्टम्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि क्राइटेरिया ए में बताया गया है कि 13 में से 4 सिम्टम होना जरूरी है। तो ये कल्चर स्पेसिफिक सिम्टम्स शो होंगे कुछ इंडिविजुअल्स में, लेकिन हम उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्राइटेरिया बी में बताया गया है
at least one of the attack has been followed by 1 month or more of one or both of the following. अब इन्होंने नीचे दो कंडीशन दी हैं और बताया है कि 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा तक के ड्यूरेशन के लिए इनमें से कोई एक या फिर दोनों सिचुएशन होना जरूरी है। अब इसमें नंबर 1 पे है परसिस्टेंट कंसर्न और वरी अबाउट एडिशनल पैनिक अटैक्स or their consequences, losing control, having a heart attack, going crazy। यानी कि बार बार इंडिविजुअल को ये सोच के परेशानी हो रही होगी कि से जो है ना दोबारा से पैनिक अटैक ना आ जाए। वो जब भी जो है ना नॉर्मल बैठा होगा तो अचानक से उसे बार बार यही थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे कि वो उसे दोबारा से अटैक ना आ जाए, या फिर पैनिक अटैक के दौरान या पैनिक अटैक के बाद उसकी जो सिचुएशन होती है, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको लेकर वो घबरा रहा होता है कि कहीं वो अपना कंट्रोल ना खुद पे खो दे, उसको जो है ना हार्ट अटैक ना हो जाए और वो जो है ना एकदम से पागल ना हो जाए, क्रेजी ना हो जाए। अच्छा, ये जो पैनिक डिसऑर्डर है ना, इसमें जो भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन क्लाइंट को, इंडिविजुअल को ऐसा लग रहा होता है कि उसको हार्ट अटैक आया है, उसको एक मेडिकल इशू है, क्योंकि ये सिम्टम्स ही इस तरह के होते हैं। ये जो सिम्टम्स है ये बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे होते हैं, जैसा कि एक हार्ट अटैक के पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसी तरह इन इंडिविजुअल्स को आ रहे होते हैं। इस वजह से इन्हें ये लग रहा होता है कि इन्हें हार्ट अटैक आया है। ये इस बात को मानते ही नहीं है कि इनको एंजाइटी का अटैक आया है। अगर इन्हें इमरजेंसी में, इस सिचुएशन में जब ये सिम्टम्स शो होते हैं तो इस सिचुएशन में इन्हें इमरजेंसी में लेके जाया जाए तो वहां पे इनके जो है ना हार्ट टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट के बाद पता चलता है कि इनको एक्चुअल में पैनिक अटैक नहीं आया है, सॉरी, हार्ट अटैक नहीं आया है, इनको पैनिक अटैक आया है, एंजाइटी का अटैक आया है। लेकिन फिर भी ये इंडिविजुअल इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और ये इनके माइंड में यही होता है कि डॉक्टर ने कोई बात गलत बता दी होगी, डॉक्टर को पता नहीं चला होगा, या डॉक्टर ने ठीक तरीके से चेक ही नहीं किया, मुझे हार्ट अटैक ही आया था। नंबर 2 पे बताया गया सिग्निफिकेंट मैलएडेप्टिव चेंज इन बिहेवियर रिलेटेड टू अटैक्स, बिहेवियर डिजाइन टू अवॉइड हैविंग पैनिक अटैक्स सच एज अवॉइडेंस ऑफ एक्सरसाइज और अनफेमिलियर सिचुएशंस। यानी कि पहले इंडिविजुअल्स को जिस जगह पे ये जिस चीज से पैनिक अटैक आया या फिर कोई एक्टिविटी ये लोग कर रहे थे उस दौरान पैनिक अटैक आया, तो ये इंडिविजुअल अपने इस एक दफा जब इन्हें अटैक आ जाता है तो उसके बाद इन्हें यही खौफ रहता है कि कहीं दूसरा अटैक ना आ जाए, और इस वजह से ये लोग अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, जैसा कि एक्सरसाइज करना या फिर गाड़ी, अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो वो गाड़ी चलाना छोड़ देंगे कि कहीं गाड़ी चलाते हुए अटैक ना आ जाए, या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे कि कहीं एक्सरसाइज करते हुए अटैक ना आ जाए। तो इसी तरह से ये लोग अपनी एक्टिविटीज को, अपनी डेली लाइफ की जो भी फंक्शनिंग है उसे छोड़ देते हैं कि उस दौरान इन्हें अटैक ना आ जाए। तो इन दोनों सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन प्रेजेंट हो या ये दोनों ही प्रेजेंट हो तो ये जरूरी है हमारे क्राइटेरिया बी को फुलफिल करने के लिए। क्राइटेरिया सी में बताया गया है डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि ये जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये किसी सब्सटेंस की वजह से, किसी सब्सटेंस के यूज के फौरन बाद ना आए हो, या किसी मेडिकेशन के यूज के फौरन बाद ना आए हो, कोई मेडिसिन यूज की हो और उसके फौरन बाद सिम्टम्स शो हुए हो, तो फिर हम उसे ड्यू टू मेडिकेशन या ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एन अदर मेंटल कंडीशन। यानी कि ये जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ इनका क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो,
प्रॉपरली अगर पैनिक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा सिम्टम्स कुछ आपको लग रहा है कि कुछ और सिम्टम्स भी शो हो रहे हैं जो कि किसी और मेंटल डिसऑर्डर के क्राइटेरिया से मीट कर रहे हैं, तो आप उसका क्राइटेरिया भी मीट करवा सकते हैं और कोमॉर्बिडिटी के साथ उसको डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना है कि अगर पैनिक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, फुलफिल नहीं हो रहा है, और आप और सिम्टम्स भी साथ में इंक्लूड हो रहे हैं और आप उसे सिर्फ पैनिक अटैक ही कह दो, तो ये इम्प्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट डायग्नोसिस होगा। तो यहाँ पे पैनिक डिसऑर्डर का हमारा क्राइटेरिया पूरा हो चुका है डीएसएम के अकॉर्डिंग। एक दफा मैं दोबारा से क्राइटेरिया रिवाइज कर देती हूँ। क्राइटेरिया ए में बताया गया है कि बार बार अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आएंगे और इंडिविजुअल फेयर और डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में जब होगा तो उस टाइम पे ये जो सिम्टम्स जो नीचे दिए गए हैं 13, इनमें से 4 सिम्टम्स जो है ना प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कुछ कल्चर स्पेसिफिक सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं कि ये भी शो होंगे, लेकिन हम इन्हें इन 13 सिम्टम्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, जिनमें से 4 सिम्टम्स या 4 से ज्यादा सिम्टम्स होना जरूरी है। ठीक है। क्राइटेरिया बी में उन्होंने बताया है कि 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा का ड्यूरेशन होगा सिम्टम्स का, और इनमें से कोई सी 2 या 1 सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन क्या होगी कि पर्सन जो है ना अपने अटैक्स पैनिक अटैक्स के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होगा, वो हर टाइम उसे यही खौफ रहेगा कि अब मुझे कहीं दूसरा अटैक ना आ जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में परेशान होगा कि वो अपना कहीं उसे अटैक आए और वो अपना कंट्रोल खुद पे ना खो दे, ये उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। इस वजह से, क्योंकि ये मैंने पहले भी इस चीज को एक्सप्लेन किया कि ये जो पैनिक अटैक वाले पेशेंट क्लाइंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, यहाँ पे मैंने क्लाइंट और पेशेंट दोनों का वर्ड यूज किया है, क्योंकि पैनिक अटैक के लिए मेडिकेशन जरूरी होती है। साथ ही उसके बाद जो है ना हम साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं इसकी। साइकोथेरेपी में हम डिफरेंट थेरेपीज को कंबाइन करके या सेपरेटली अप्लाई करते हैं। तो क्लाइंट, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, हम उन्हें क्लाइंट एज अ क्लाइंट ही ट्रीट करते हैं। हम ये बात कर रहे थे कि जो पैनिक डिसऑर्डर वाले क्लाइंट होते हैं, तो इनको इस चीज पे यकीन होता है कि इन्हें हार्ट अटैक ही आया है, इन्हें एंजाइटी का अटैक नहीं आया है। बेशक डॉक्टर भी इन्हें कह दे कि इनको हार्ट अटैक नहीं आया है, ऑल्दो कि सिम्टम्स हार्ट अटैक वाले हैं, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं है, ये एंजाइटी का अटैक है। लेकिन ये इंडिविजुअल इस चीज पे इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। नंबर 2 पे जो दूसरी सिचुएशन है वो ये है कि इन्हें इनके जो है ना एक्टिविटीज में जो है ना ये लोग पार्टिसिपेट करना या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना छोड़ देते हैं, या अपनी डेली फंक्शनिंग में जो भी ये लोग काम करते हैं वो छोड़ देते हैं, इस डर से कि कहीं इन्हें ये काम करते हुए अटैक ना आ जाए। क्राइटेरिया सी में बताया गया है कि जो भी डिस्टरबेंस है किसी सब्सटेंस की वजह से, किसी मेडिसिन के यूज के फौरन बाद से ना हो। और क्राइटेरिया डी में एक्सप्लेन किया गया है कि ये जितने भी सिम्टम्स हमने पैनिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़े हैं, वो सिम्टम्स किसी और मेंटल डिसऑर्डर में एक्सप्लेन ना होते हो। आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है और कोर्स एंड डेवलपमेंट है वो जरूर रीड करना है। जो भी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, क्लासेस के लेक्चर सुनेंगे अच्छे से, और क्विज में ये सारी चीजें उन्हीं बच्चों से जो है ना ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो क्विज के लिए आप लोगों ने ये सारी चीजें प्रिपेयर करते रहना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैनिक अटैक स्पेसिफायर।
अब हमने पैनिक डिसऑर्डर तो पढ़ लिया, अब ये पैनिक अटैक स्पेसिफायर क्या होता है। पैनिक अटैक तो हमने ऊपर पढ़ा कि पैनिक अटैक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पैनिक अटैक हार्ट अटैक जैसा ही होता है, लेकिन इसके सिम्टम्स हार्ट अटैक के सिमिलर ही होते हैं, लेकिन असल में ये एक मेडिकल कंडीशन नहीं होती है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। और स्पेसिफायर साथ लगाया गया है, मींस के ये एज अ स्पेसिफायर किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के साथ हम इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो नोट दिया गया है, हम वो पढ़ेंगे। सिम्टम्स आर प्रेजेंटेड फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ पैनिक अटैक, यानी कि कोई पैनिक अटैक है उसके सिम्टम्स, ये जो भी सिम्टम्स नीचे दिए गए हैं ये पैनिक अटैक को प्रेजेंट कर रहे हैं या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिए गए हैं कि इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। However, panic attack is not a mental disorder and cannot be coded। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये जो पैनिक डिसऑर्डर है ना, सॉरी पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर नहीं, पैनिक अटैक, पैनिक अटैक एज सच एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है और इसे हम कोड भी नहीं करते हैं। मींस के जैसा कि हमारे पास क्लाइंट जितने भी आते हैं तो हम डायग्नोसिस में कोडिंग यूज करते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की। तो यहाँ पे इसकी कोडिंग नहीं है, इसको हम कोड नहीं करते हैं क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन पैनिक अटैक किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ या किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ हो सकती है और इसे हम एज अ स्पेसिफायर लिखेंगे। जैसा कि अब फॉर एग्जांपल कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऐसे क्या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो इसके साथ हम पैनिक अटैक को एज अ स्पेसिफायर लिखेंगे, एज अ स्पेसिफायर इंक्लूड करेंगे। या फिर जैसा कि अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, पीटीएसडी है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, इसके साथ भी हम पैनिक अटैक को एज अ स्पेसिफायर लिख सकते हैं अगर पैनिक अटैक के सिम्टम्स किसी और डिसऑर्डर के साथ मौजूद होंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमने पैनिक डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम पैनिक अटैक्स की बात कर रहे हैं। पैनिक डिसऑर्डर का एक अलग क्राइटेरिया है जो कि हमने ऊपर पढ़ा है अभी, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पैनिक अटैक एक मेंटल डिसऑर्डर नहीं है और इसको हम कोड भी नहीं करते हैं, लेकिन हम पैनिक अटैक के जो भी सिम्टम्स हैं उसे किसी भी कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर है या फिर कोई और मेंटल डिसऑर्डर है उसके साथ हम एज अ स्पेसिफायर लिखते हैं। जैसा कि अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, अगर इसके साथ पैनिक अटैक आ रहे हैं तो हम लिखेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स विद पैनिक अटैक। या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ अगर पैनिक अटैक आ रहे हैं तो हम यहाँ पे एज अ स्पेसिफायर इसे लिखेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर विद पैनिक अटैक, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया ए, पैनिक डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया है ए है वही एक्सप्लेन किया गया है। एन एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस फियर, इंटेंस डिस्कम्फर्ट दैट रीचेस अ पीक विद इन अ मिनट्स एंड ड्यूरिंग विच टाइम 4 or more of the following symptoms occur। यानी कि वो कह रही हैं कि जब इंडिविजुअल डिस्कम्फर्ट में होगा, इंटेंस फियर या इंटेंस डिस्कम्फर्ट में होगा, तो उसको जो है ना विद इन अ मिनट्स जो है ना ये कोई से 4 या 4 से ज्यादा सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अब उनमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं पैनिक डिसऑर्डर में वो सिम्टम्स, लेकिन एक दफा फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पाल्पिटेशन है, पॉन्डिंग हार्ट, एक्सेलरेटेड हार्ट रेट है, स्वीटिंग है, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग है, सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्मूथरिंग है, फीलिंग ऑफ चॉकिंग है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, नोजिया और एब्डोमिनल पेन, abdominal distress, feeling dizzy, unsteady, lightheaded or faint, chills or heat sensation, numbness and tingling sensation, derealization, depersonalization, feeling of losing control or going crazy, fear of dying।
अच्छा, इसके बाद इनमें से कोई से 4 या 4 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास कल्चर स्पेसिफिक सिम्टम्स आ जाते हैं, जो कि पहले भी पैनिक डिसऑर्डर में एक्सप्लेन किए गए थे। तो ये कल्चर स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है ना, अगर किसी डिफरेंट कल्चर से, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, तो हमें उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, और उनके कल्चर में कौन कौन सा बिहेवियर या कौन कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल हैं या एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सारी चीजें एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद ही हम ये देख सकते हैं कि आया कि ये कल्चर स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं या नहीं। तो अगर कल्चर स्पेसिफिक सिम्टम्स शो हो रहे होंगे, तो इससे भी हम जो है ना देखेंगे कि ये भी सिम्टम्स कुछ लोगों में शो होते हैं, लेकिन हम इन सिम्टम्स को इनके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो ऊपर 13 सिम्टम्स दिए गए हैं, जिनमें से कोई से 4 या 4 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होना जरूरी है। सो यहाँ पे हमारा जो है ना पैनिक अटैक स्पेसिफायर भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर क्यों होता है, इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो इसके जेनेटिक कॉजेस भी हो सकते हैं। जेनेटिक कॉजेस मतलब कि अगर किसी पर्सन की फैमिली में पैनिक डिसऑर्डर या किसी को है पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, तो उस वजह से भी जो है ना ये जनरेशन टू जनरेशन फिर ये चीज चल सकती है। और दूसरी रीजन ये हो सकती है कि ये जो है ना कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जैसा कि एमेगडेला है जो कि फियर को प्रोसेस करता है। अगर उसमें चेंजेस आ जाएं, या जो भी हमारे ब्रेन के एरियाज हैं, कुछ और एरियाज हैं जो कि इन चीजों को कंट्रोल करते हैं, फियर एमेगडेला को तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो फियर को कंट्रोल करता है। तो और एरियाज हैं ब्रेन के, तो उनमें अगर चेंजेस आ जाएं या उनमें डिस्टरबेंस आ जाए, तो उस वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर। इसमें यह है कि कोई स्ट्रेस है, या फिर कोई बैड लाइफ एक्सपीरियंस किसी इंडिविजुअल ने फेस किया हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये बिहेवियरल कंडीशनिंग भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अब एक टाइम पे जो है ना एक टाइम पे किसी वजह से हमें जो है ना पैनिक अटैक आ गया है, या फिर कुछ सिम्टम्स इस तरह से शो हुए हैं, तो ये हमारी बिहेवियरल कंडीशनिंग भी हो जाती है कि फियर आना हमें शुरू हो जाता है कि हमें जो है ना अटैक हो जाएगा या इस तरह के। और इस वजह से इस तरह बार बार इस तरह के थॉट्स आने से भी हमें ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी हैं स्ट्रेस के साथ वो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि ये कॉज कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई मेडिकेशन कैफीन वगैरह के यूज से भी, ड्रग के यूज से, कैफीन वगैरह के यूज से भी पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। और कुछ मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन आपने ऐसी यूज की हो कि जो ज्यादा, जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा आपके ब्रेन पे असर की करे हो, तो उस वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसके ट्रीटमेंट में हम कैसे पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमारे पास सीबीटी आ जाती है। सीबीटी आ जाती है, उसके बाद हमारे पास एक्सपोजर थेरेपी आ जाती है, उसके बाद हमारे पास कुछ साइकोथेरेपीज आ जाती हैं। हम उनको इंक्लूड करके इसके ट्रीटमेंट प्लान में शामिल कर सकते हैं, और ये थेरेपीज हमारे जो है ना पैनिक डिसऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। और अगर हम मेडिसिन की बात करें, मेडिकेशन की, तो इसके लिए कुछ एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती हैं पेशेंट को, ताकि उसके जो सिम्टम्स हैं उनकी सिवियरिटी में कमी आ जाए उस टाइम पे। क्योंकि उस सिचुएशन में जब किसी इंडिविजुअल को पैनिक अटैक आता है, तो उस सिचुएशन में उसकी हालत बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह की किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है। और ये पैनिक अटैक जो है ना, ये 20 to 30 मिनट्स तक जो है ना रहता है, और खुद ही पेशेंट जो है ना नॉर्मल होना शुरू हो जाता है फिर।
तो उस दौरान जो है ना मेडिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि इतनी सीवियर कंडीशन में हम साइकोथेरेपी तो असर नहीं करती है ना। तो मेडिकेशन उस सिचुएशन में दी जाती हैं, और उसके बाद जब क्लाइंट जो है ना इंडिविजुअल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो उसके बाद हम साइकोथेरेपी करना शुरू करते हैं। और कुछ थेरेपीज को, जो कि मैंने थेरेपीज पहले बताई हैं, उन थेरेपीज को इंक्लूड करके एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है, और उनके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को लेके चला जाता है, क्लाइंट को, पेशेंट को। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिक्सिंग हो गई है वर्ड्स की, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का वर्ड हम तब यूज करते हैं कि जब उसे एक हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाए, उसे जो है ना मेडिकेशन की जरूरत पड़ जाए। लेकिन हम जो है ना, कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम जस्ट जो है ना अकॉर्डिंग टू हमारी सोसाइटी कह लें कि हम सिर्फ जो है ना बातों से ही ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी थेरेपीज वगैरह ही अप्लाई करते हैं, तो हमारे लिए वो क्लाइंट होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए जो है ना पेशेंट और क्लाइंट का वर्ड जो है ना वो मिक्स हो रहा है। तो इस चीज से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना ही काफी है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया। इंशाल्लाह हम बाकी डिसऑर्डर्स को कल कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में जो हमने डिसऑर्डर पढ़े हैं, उनका डायग्नोस्टिक फीचर और कोर्स एंड डेवलपमेंट, वो आप लोगों ने खुद से रीड करना है। और जब आप लोगों का क्विज होगा, तो क्विज में आप लोगों से क्वेश्चनिंग की जाएगी उससे रिलेटेड। और वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज के साथ, ताकि जो लोग इस अपॉर्चुनिटी से अवेल नहीं हो सके हैं, वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, और फ्री इंटर्नशिप, फ्री डीएसएम को लर्न करें। और अगर आप लोगों को कोई चीज किसी भी लेक्चर में कोई भी पॉइंट या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हमारे इस इंटर्नशिप कोर्स की अपलोड की जाए, तो उनका जो है ना अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और थैंक यू। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।